नमस्कार। आज हम भारत के निवेश और बुनियादी ढांचे की काफी जटिल सी दुनिया की तहों को खोल रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि भारत कैसे बाहर से पैसा आकर्षित करता है और कैसे अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल उसको मजबूत करता है। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इन भारी भरकम विषयों को थोड़ा आसान बनाया जाए और ये समझें कि ये सब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्यों मायने रखता है। सही बात है, ये जानना जरूरी है। आपको पता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पाने वाले देशों में से है। हाँ, ये काफी बड़ी बात है। या फिर ये कि यहाँ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे पूरी कहानी है। तो चलिए इसी कहानी को समझते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं विदेशी निवेश से। ये एफडीआई और एफपीआई है क्या आखिर? ये इनमें जो फर्क है वो क्या है? नोट्स में इस पर काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। देखिए, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जी ये तब होता है जब कोई बाहर की कंपनी, कोई विदेशी कंपनी जी। भारत में आके सीधे तौर पर, आप कह सकते हैं, कारोबार में पैसा लगाती है। सीधे तौर पर मतलब जैसे कोई नई फैक्ट्री खोल ली, अच्छा। या किसी चलती हुई भारतीय कंपनी में अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीद ली, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई सड़क बना रही है, या पावर प्लांट, तो ये हुआ सीधा निवेश। अच्छा। और ये देखिए आमतौर पर एक लंबा खेल होता है। मतलब जो पैसा लगा रहा है वो लंबे समय के लिए लगा रहा है, और वो सिर्फ पैसा नहीं लाता, अक्सर अपने साथ नई टेक्नोलॉजी या बेहतर मैनेजमेंट के तरीके, ये सब भी लाता है। हाँ, ये सुना है। और इसका ना अर्थव्यवस्था पर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मतलब ये सिर्फ उसी सेक्टर को नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं गति देता है। एक समिति थी, अरविंद मायाराम समिति, उन्होंने बड़ा सीधा कहा था, ये मेजबान देश में स्वामित्व खरीदने जैसा है। ठीक है, तो ये हुआ एफडीआई और दूसरा एफपीआई। हाँ, दूसरी तरफ है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये एफडीआई से काफी अलग है। ये ज्यादातर होता है शेयर बाजार में या बॉन्ड मार्केट में। स्टॉक मार्केट। हाँ, स्टॉक मार्केट। विदेशी निवेशक या फंड्स होते हैं ना, वो भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदते हैं या सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं। ये निवेश अक्सर छोटी अवधि के लिए होता है। इसमें ना बाजार के उतार चढ़ाव के साथ पैसा जल्दी अंदर बाहर हो सकता है। मतलब आया और गया। हाँ, कुछ हद तक। इसलिए इसे कभी कभी हॉट मनी भी कह देते हैं, क्योंकि स्थिरता शायद कम लाए और अस्थिरता शायद ज्यादा। लेकिन हाँ, इसका भी फायदा है। ये हमारे शेयर बाजार में गहराई लाता है, पूंजी की उपलब्धता बढ़ाता है। अच्छा, कोई नियम भी है कि कितना निवेश एफपीआई माना जाएगा और कितना एफडीआई? हाँ, एक मोटा सा नियम है। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, शेयर बाजार में है, तो उसमें 10% से कम का विदेशी निवेश एफपीआई माना जाता है। और अगर 10% या उससे ज्यादा है तो वो एफडीआई कहलाता है। और अगर कंपनी लिस्टेड ही ना हो? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसमें किसी भी तरह का विदेशी इक्विटी निवेश, चाहे वो कितना भी हो, एफडीआई ही माना जाता है। दिलचस्प। तो ये समझना जरूरी है कि एफडीआई मतलब जमीन पर दिखने वाला ज्यादा टिकाऊ निवेश जो शायद रोजगार और तकनीक लाए, और एफपीआई ज्यादातर फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी या तेजी लाने वाला पैसा है। बिल्कुल सही समझा आपने, मोटा मोटा यही फर्क है। तो अब सवाल ये कि ये एफडीआई जो ज्यादा टिकाऊ लगता है वो भारत आता कैसे है? क्या रास्ते हैं इसके? नोट्स में 2 रूट्स का जिक्र है, ऑटोमेटिक और सरकारी मंजूरी। ये क्या है? हाँ, सरकार ने ना एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की है। ज्यादातर जो सेक्टर्स हैं ना, उनमें ऑटोमेटिक रूट खुला हुआ है। ऑटोमेटिक रूट। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक को भारत में पैसा लगाने से पहले सरकार से कोई खास इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो सीधे निवेश कर सकते हैं। बस उन्हें बाद में 1 महीने के अंदर आरबीआई को, रिजर्व बैंक को, इन्फॉर्म करना होता है कि हमने इतना निवेश किया है। अच्छा, ये तो काफी आसान लगता है। हाँ, ये उन सेक्टर्स के लिए है जहां सरकार निवेश को बहुत प्रोत्साहित करना चाहती है और ज्यादा रुकावटें नहीं रखना चाहती। लेकिन फिर ये दूसरा रूट क्यों, सरकारी मंजूरी वाला? हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शायद थोड़े संवेदनशील माने जाते हैं, या फिर जहां बहुत बड़े निवेश की बात होती है, वहां सरकारी मंजूरी रूट या गवर्नमेंट अप्रूवल रूट लगता है। जैसे? इसमें ऐसा है कि अगर निवेश 5,000 करोड़ रुपए तक का है, तो जिस सेक्टर में निवेश हो रहा है उससे जुड़े मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, FEFP कहते हैं, ताकि प्रक्रिया थोड़ी आसान हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसा। और अगर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश हो?
हाँ, अगर निवेश बहुत बड़ा है, 5,000 करोड़ से ज्यादा, तो फिर मामला कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA के पास जाता है। वो फैसला करती है। तो ये एक तरह का फिल्टर है, ताकि बड़े निवेश राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हों। समझी। मतलब सरकार ने दरवाजे तो खोले हैं, पर एक नज़र भी रखी है कौन से सेक्टर्स खुले हैं एफडीआई के लिए और कौन से बंद हैं। ज्यादातर सेक्टर अब खुले हुए हैं, जैसे सिविल एविएशन, टेलीकॉम। रक्षा में भी कुछ शर्तों के साथ अब काफी हद तक खुला है। बीमा, पेंशन, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, लिस्ट लंबी है। और कहाँ बिल्कुल नहीं? कुछ क्षेत्र हैं जहां एफडीआई पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे लॉटरी का कारोबार, गैम्बलिंग यानी जुआ, सट्टा, चिट फंड्स, या फिर परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्र जो निजी क्षेत्र के लिए खुले ही नहीं हैं। इसके पीछे वजह हो सकती हैं राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक कारण। ठीक है। अब हर नीति के फायदे नुकसान होते हैं। एफडीआई के केस में ये बैलेंस कैसे बनता है? नोट्स में दोनों तरफ की बातें हैं। फायदे तो काफी साफ हैं। सबसे पहले तो पैसा आता है, विदेशी मुद्रा, डॉलर आते हैं, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत होता है। हाँ, वो तो है। फिर जैसा मैंने कहा, नई टेक्नोलॉजी आती है, मैनेजमेंट का बेहतर ज्ञान आता है, घरेलू कंपनियों में कंपटीशन बढ़ता है, जिससे आखिर में ग्राहकों को भी फायदा होता है, बेहतर सामान मिलता है, शायद सस्ता भी मिले। और हाँ, रोजगार पैदा होते हैं। भारत लगातार दुनिया के टॉप एफडीआई डेस्टिनेशंस में रहा भी है। किस सेक्टर में ज्यादा आया है? पिछले काफी सालों से देखें तो सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र ने सबसे ज्यादा एफडीआई खींचा है। और देशों की बात करें तो सिंगापुर, मॉरिशस, ये टॉप के निवेशक रहे हैं भारत में। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल है। एक बड़ी चिंता हमेशा रहती है क्षेत्रीय असमानता की। मतलब ज्यादातर निवेश वहीं जाता है जो राज्य या शहर पहले से विकसित हैं, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका। तो पिछड़े इलाके और पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये तो एक मुद्दा है। दूसरा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से हमारे घरेलू छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। वो कंपटीशन में टिक नहीं पाते। एक और टेक्निकल मुद्दा है ट्रांसफर प्राइसिंग का। इसमें क्या होता है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपने ही अलग-अलग देशों की कंपनियों के बीच सामान या सेवाओं का दाम आर्टिफिशियली तय करती हैं। अच्छा। तो सरकार को नीतियां ऐसी बनानी पड़ती हैं कि निवेश भी आए, लेकिन हमारे अपने हितों की रक्षा भी हो। ये एक मुश्किल संतुलन है। और एफपीआई के लिए भी क्या ऐसे ही कुछ रूट्स हैं? नोट्स में एफआईआई, एफएआरआर और वीआरआर ये सब लिखा है, क्या ये भी जानना जरूरी है? एफआईआई तो खैर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो एफपीआई का ही एक तरह का हिस्सा है, जैसे बाहर के म्यूचुअल फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए। ठीक है। एफएआर यानी फुली एक्सेसिबल राउट, ये कुछ खास सरकारी बॉन्ड्स के लिए है। सरकार ने इसमें विदेशी निवेशकों के लिए जो सीमाएं थी वो हटा दी हैं, ताकि वो इन बॉन्ड्स में आसानी से और ज्यादा पैसा लगा सके। अच्छा, क्यों? ताकि सरकारी उधारी के लिए पैसा जुटाना आसान हो। और वीआरआर यानी वॉलंटरी रिटेंशन रूट, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें अगर विदेशी निवेशक वादा करते हैं कि वो अपना कम से कम 3/4 पैसा जो भारत में लगा रहे हैं उसे कम से कम 3 साल तक निकालेंगे नहीं, मतलब यहीं रखेंगे, तो उन्हें निवेश के नियमों में कुछ और छूट मिल जाती है। ये कोशिश है कि एफपीआई जो थोड़ा चंचल माना जाता है वो भी थोड़ा टिक कर रहा है। ये तो काफी सोचा समझा लगता है। अच्छा, तो ये निवेश कैसे आता है ये हमने समझा। अब देखते हैं कि इस निवेश को खास जगहों पर फोकस करके आर्थिक विकास को कैसे तेज किया जाता है। यहाँ बात आती है SEZs की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये क्या चीज है और क्यों बनाए गए थे? SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप इसे ऐसे समझिए कि ये देश के अंदर ही एक खास इलाका होता है जिसे सरकार खास तौर पर निर्यात बढ़ाने और विदेशी निवेश खींचने के लिए नोटिफाई करती है। खास कैसे? नहीं लगती। और जो वो सामान बनाकर बेचते हैं उसके मुनाफे पर भी शुरुआती कई सालों तक टैक्स में छूट मिलती है। पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, इस तरह से। वाह, ये तो बड़ा फायदा है। हाँ, फायदा तो है, लेकिन शर्त ये होती है कि यहाँ जो भी उत्पादन हो रहा है वो मुख्य रूप से देश के बाहर बेचा जाए, यानी निर्यात किया जाए। उन्हें नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बनना होता है। और क्या सुविधाएं होती हैं? कोशिश ये होती है कि यहाँ कारोबार करना आसान हो, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था होती है। मतलब कंपनियों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सारी मंजूरियां एक ही जगह से, एक बोर्ड ऑफ अप्रूवर होता है, वहीं से मिल जाती हैं। और यहाँ सड़क, बिजली, पानी जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब विकसित करने की जिम्मेदारी डेवलपर की होती है, जो उस SEZ को बना रहा है।
सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है। क्या ये कामयाब रहे हैं? जी। नोट्स में कुछ आंकड़े दिए हैं कि 2018-19 तक देश के कुल निर्यात में SEZs का हिस्सा 30% तक पहुंच गया था, जो 2005 में सिर्फ 5% था। लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। हाँ, ये सच है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो निर्यात बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में इनकी भूमिका तो रही है, इसमें कोई शक नहीं। सितंबर 2021 तक करीब 267 SEZ चालू थे और उनमें 23 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। फिर भी क्या सब कुछ ठीक है या कुछ मुद्दे भी हैं? नहीं, सब कुछ ठीक तो नहीं है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। एक बड़ी आलोचना ये होती है कि ज्यादातर SEZs में IT और उससे जुड़ी सेवाओं का ही बोलबाला हो गया। मतलब सॉफ्टवेयर कंपनियां, BPO, KPO यही ज्यादा खुले, मैन्युफैक्चरिंग को उतना बढ़ावा नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि सर्विस सेक्टर के लिए SEZ बनाना आसान था। कम जमीन चाहिए, कम निवेश लगता है। फिर कई SEZs में जमीन तो ले ली गई, पर वो खाली पड़ी हैं या उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा। भूमि अधिग्रहण तो खैर हमेशा की तरह एक मुश्किल मुद्दा रहा ही है। और वो टैक्स छूटों का क्या? हाँ, वो भी एक मुद्दा था। भारत जो टैक्स छूटे देता था उस पर WTO, विश्व व्यापार संगठन में सवाल उठे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सही नहीं है। सरकार को फिर MEIS जैसी कुछ स्कीमें बदलनी पड़ी। एक बाबा कल्याणी समिति बनी थी जिसने SEZs पर काफी अहम सुझाव दिए थे। क्या सुझाव थे? उन्होंने कहा था कि SEZ का नाम बदलकर EECs कर दो, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एन्क्लेव, ताकि फोकस सिर्फ निर्यात पर ना रहे बल्कि रोजगार और कुल आर्थिक विकास पर हो। ये तो अच्छी सोच है। हाँ, और ये भी कहा कि टैक्स छूटों को सीधे निवेश या रोजगार पैदा करने से जोड़ो। ऐसा नहीं कि बस यूनिट लगा दी तो छूट मिल गई। IT के अलावा दूसरे सेक्टर, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दो। SEZs के लिए अलग अलग नियम हो, मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए अलग, सर्विस वाले के लिए अलग, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाओ। मतलब इन्हें सिर्फ टैक्स बचाने की जगह से आगे बढ़ाकर असली आर्थिक गतिविधियों का हब बनाने की जरूरत है। SEZs के साथ ही एक और चीज का जिक्र है, NIMZs, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र। ये SEZ से कैसे अलग है? NIMZ का जो कॉन्सेप्ट है वो SEZ से भी बड़ा और ज्यादा महत्वाकांक्षी है। इन्हें बहुत बड़े विशाल औद्योगिक टाउनशिप की तरह विकसित करने की योजना थी, जहां पूरी अर्थव्यवस्था ही किसी खास उद्योग के इर्द गिर्द घूमे। खासकर मैन्युफैक्चरिंग पर जोर था। तो ये SEZ से बड़े हैं? हाँ, काफी बड़े। एक निम्स के अंदर कई SEZ या इंडस्ट्रियल पार्क या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ये सब हो सकते हैं। इनका प्रशासन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV के जरिए होना था। इनमें कम से कम 30% एरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए रखना था और इनमें साफ सुथरी, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान देने की बात थी। ये भी भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का हिस्सा था। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो निम्स का कॉन्सेप्ट जितना बड़ा था, उसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल साबित हुआ है। SEZ तो फिर भी काफी बन गए, पर निम्स उतने सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो हमने देखा कि सरकार विदेशी निवेश लाने और उसे खास क्षेत्रों में लगाने के लिए नीतियां बनाती है। SEZ निम्स जैसे जोन बनाती है, लेकिन जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे हाईवे, पावर प्लांट, पोर्ट, इनमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है और खास तरह की एक्सपर्टीज भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अरबों खरबों का निवेश होता है इनमें। यहीं पर शायद PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल आता है। ये क्या है? सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम क्यों करती हैं? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका मूल विचार बड़ा सीधा है। दोनों जहां के फायदे लेना। सरकार और निजी कंपनी मिलकर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। दोनों के फायदे कैसे? देखिए, सरकार के पास क्या होता है, जमीन होती है, नियम बनाने की ताकत होती है और सामाजिक लक्ष्य होते हैं, जैसे लोगों को सुविधा देना। लेकिन सरकार के पास हमेशा उतना पैसा नहीं होता, या काम करने में देरी हो सकती है, लाल फीताशाही होती है। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ निजी कंपनियों के पास अक्सर पैसा होता है, नई तकनीक होती है, मैनेजमेंट की कुशलता होती है और वो काम तेजी से कर सकती हैं क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना होता है। तो PPP में ये दोनों साथ आते हैं? हाँ, PPP मॉडल में सरकार और निजी कंपनी एक कानूनी अनुबंध करते हैं जिसे कंसेशन एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें तय होता है कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, जोखिम कौन उठाएगा। निजी कंपनी अक्सर प्रोजेक्ट को डिजाइन करती है, पैसा लगाती है, उसे बनाती है और फिर कुछ सालों तक, मान लीजिए 15-20 साल तक, उसे चलाती भी है और उससे कमाई करती है और आखिर में वो प्रोजेक्ट सरकार को वापस सौंप देती है। इसके कुछ उदाहरण? सबसे आम मॉडल है BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी बनाओ चलाओ ट्रांसफर करो। हाईवे पुल अक्सर इसी मॉडल पर बनते हैं। कंपनी सड़क बनाती है, फिर टोल वसूल कर अपना खर्चा और मुनाफा निकालती है
और तय समय बाद सड़क सरकार की हो जाती है। हाँ, ये टोल वाले हाईवे तो देखे हैं। और भी मॉडल हैं जैसे एलडीओ, लीज, डेवलप, ऑपरेट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जहां निजी कंपनी सिर्फ कोई सेवा देती है। एक मॉडल जो आजकल सड़कों के लिए काफी इस्तेमाल हो रहा है वो है HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड क्यों? इसे हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जोखिम सरकार और निजी कंपनी के बीच बांटा जाता है। ये BOT और EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का मिश्रण है। इसमें सरकार प्रोजेक्ट की लागत का 40% हिस्सा निर्माण के दौरान ही किश्तों में दे देती है। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे निजी कंपनी पर जो शुरुआती पैसे का बोझ होता है वो कम हो जाता है। बाकी 60% पैसा कंपनी खुद बैंक से लोन लेकर या अपनी इक्विटी से लगाती है, और सरकार ये 60% पैसा मुनाफे के साथ कंपनी को बाद में धीरे धीरे चुकाती है, सालाना किश्तों में, एन्युटी। ये भुगतान प्रोजेक्ट के पूरा होने और उसके प्रदर्शन पर आधारित होता है। तो इसमें कंपनी का रिस्क कम हो गया। हाँ, ट्रैफिक कम आने का रिस्क सरकार उठा लेती है। ये मॉडल उन रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने में काफी मददगार साबित हुआ है, जहां निजी कंपनियां पहले पैसा लगाने से हिचक रही थीं। ये साझेदारी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। सरकार का बोझ कम, निजी क्षेत्र की कुशलता का लाभ। लेकिन क्या इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती? नोट्स में PPP से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए हैं। दिक्कतें तो हैं और काफी हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है लंबी अवधि के लिए फाइनेंस जुटाना, क्योंकि ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 20-30 साल या उससे भी ज्यादा चलते हैं। बैंकों को भी इतने लंबे समय के लिए लोन देने में हिचक होती है। और दूसरा, कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उनमें मुनाफे पर इतना ज्यादा ध्यान होता है कि सेवा की गुणवत्ता, सर्विस क्वालिटी पीछे रह जाती है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट इतने जटिल होते हैं कि बाद में विवाद खड़े हो जाते हैं। विवाद? हाँ, फिर अगर सरकार बीच में नीतियां बदल दे तो निजी निवेशक का भरोसा टूटता है। मान लीजिए टोल रेट बदलने का नियम बदल दिया तो कंपनी का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरियां मिलने में देरी, ये तो लगभग हर बड़े प्रोजेक्ट की कहानी है, चाहे वो सरकारी हो या PPP। ये तो है ही। एक और अहम बात यह है कि निजी कंपनियां अक्सर उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहती हैं जहां मुनाफा दिखने की गारंटी हो। जो प्रोजेक्ट सामाजिक रूप से जरूरी हैं लेकिन शायद कम मुनाफे वाले हैं, जैसे ग्रामीण सड़कें या पानी की सप्लाई, उनमें उनकी दिलचस्पी कम होती है। हाँ, ये बात भी सही है। और हाल के सालों में हमने देखा है कि बैंकों के जो NPS बढ़े हैं, मतलब डूबे हुए कर्ज, उनमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आई दिक्कतों का भी बड़ा हाथ रहा है। कई प्रोजेक्ट्स में देरी हुई, लागत बढ़ गई, कंपनियां लोन नहीं चुका पाईं। तो इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। केलकर समिति का जिक्र है। हाँ, विजय केलकर समिति ने PPP पर काफी विस्तार से सुझाव दिए थे, जैसे कि जोखिम का बंटवारा कैसे होना चाहिए, विवादों को सुलझाने का एक स्वतंत्र और मजबूत तंत्र होना चाहिए, सरकार को अपनी भूमिका साफ रखनी चाहिए। एक और चीज है VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये क्या है? ये उन जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए हैं जो आर्थिक रूप से तो देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे इतना सीधा मुनाफा नहीं होता कि कोई निजी कंपनी अकेले पैसा लगाए। ऐसे में सरकार प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक हिस्सा, मान लीजिए 20% या 40%, VGF के तौर पर देती है, ताकि वो प्रोजेक्ट वित्तीय रूप से संभव हो सके। ये योजना अभी भी चल रही है। अच्छा, तो ये सब तरीके हैं जिनसे बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है। अब आते हैं असल बुनियादी ढांचे पर, मतलब बिजली, सड़कें, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे। ये हमारी अर्थव्यवस्था की नसें हैं। शुरुआत बिजली से करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? नोट्स में AT&C लॉस और डिस्कॉम्स की खस्ता हालत का जिक्र है। बिजली सेक्टर, हाँ, ये बहुत ही अहम और जटिल सेक्टर है। इसकी कहानी को आप 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, बिजली बनाना यानी उत्पादन, जनरेशन। ये सरकारी कंपनियां भी करती हैं, निजी भी। दूसरा, उस बिजली को दूर दूर तक भेजना हाई टेंशन तारों से, जिसे पारेषण कहते हैं, ट्रांसमिशन। ये काम ज्यादातर सरकारी कंपनी पावर ग्रिड करती है। और तीसरा और सबसे मुश्किल हिस्सा है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बिजली को हमारे घरों तक, फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। ये काम राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां करती हैं, जिन्हें डिस्कॉम्स कहते हैं। और समस्याएं ज्यादातर इसी वितरण के स्तर पर हैं। क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ा सिरदर्द है AT&C लॉस, यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। इसमें 2 तरह के नुकसान शामिल हैं। एक तो तकनीकी, मतलब बिजली जब तारों से होकर गुजरती है तो कुछ गर्मी बनकर उड़ जाती है, लॉस हो जाती है। दूसरा और ज्यादा बड़ा है वाणिज्यिक नुकसान। वो क्या होता है? इसमें आती है बिजली की चोरी। लोग कटिया डालकर बिजली चुरा लेते हैं, या फिर मीटर में गड़बड़ी, या बिल सही समय पर न बनना, या बिल बन गया
तो उसकी वसूली ना हो पाना। भारत में ये AT&C लॉस बहुत ज्यादा है, कई राज्यों में तो 20-30% या उससे भी ज्यादा। मतलब जितनी बिजली पैदा होती है उसका इतना बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है या उसका पैसा नहीं मिलता। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, और इसी से जुड़ी है डिस्कॉम्स की वित्तीय बदहाली। उनकी जो बिजली खरीदने और सप्लाई करने की औसत लागत है, जिसे ACS कहते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, वो उनके द्वारा वसूले जाने वाले औसत राजस्व यानी ARR, एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, से ज्यादा है। मतलब सीधा सा है, वो हर यूनिट बिजली बेचने पर घाटा उठा रहे हैं। मान लीजिए बिजली सप्लाई करने में 7 रुपए लगते हैं और बिल से वसूल होते हैं सिर्फ 6 रुपए, तो 1 रुपए का घाटा। और ये घाटा जब लाखों करोड़ों यूनिट्स पर होता है तो हजारों करोड़ों में पहुंच जाता है। तो फिर ये कंपनियां चलती कैसे हैं? चलती नहीं है, रेंगती हैं। उन हम्म। पर भारी कर्ज चढ़ जाता है। जब डिस्कॉम्स घाटे में होंगी तो वो बिजली बनाने वाली कंपनियों जेनको को समय पर पैसा नहीं दे पाएंगी। वो अपने तार, ट्रांसफार्मर, मीटर सुधारने में पैसा नहीं लगा पाएंगी, तो सप्लाई की क्वालिटी खराब होती है और नुकसान बढ़ता जाता है। ये एक दुष्चक्र है। ईंधन की सप्लाई, खासकर कोयले की, वो भी कभी कभी एक मुद्दा बन जाता है। ये तो वाकई एक दुष्चक्र लगता है। इससे निकलने के लिए क्या किया जा रहा है? उदय योजना का नाम मैंने सुना था। हाँ, उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना 2015 में इसी घाटे के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए लाई गई थी। इसमें राज्यों ने अपने डिस्कॉम्स का काफी सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया ताकि डिस्कॉम्स की बैलेंस शीट थोड़ी सुधर जाए। साथ ही लक्ष्य रखे गए थे कि AT&C लॉस कम किया जाएगा, बिजली की लागत और वसूली के बीच का अंतर कम किया जाएगा, मीटर लगाए जाएंगे वगैरह। क्या वो सफल हुई? कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी सफलता नहीं मिली। कई राज्यों में घाटा फिर से बढ़ने लगा। इसीलिए अब सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसका लक्ष्य भी वही है, डिस्कॉम्स को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना, घाटा कम करना, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना, सप्लाई सुधारना। इस पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा पर बहुत जोर दे रही है। लक्ष्य था 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसे अब और बढ़ाया गया है। इससे कोयले पर निर्भरता कम होगी और शायद बिजली सस्ती भी हो। PM सौभाग्य योजना से करोड़ों गरीब घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाए गए और उजाला योजना से करोड़ों LED बल्ब बांटे गए, जिससे बिजली की काफी बचत हुई है। मतलब कोशिशें तो जारी हैं। बिजली के बाद अब आते हैं भारतीय रेलवे पर। देश की जीवन रेखा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क। यहाँ क्या मुख्य मुद्दे हैं? नोट्स में लिखा है कि ये माल ढुलाई में पिछड़ रही है। हाँ, रेलवे हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, लोगों को जोड़ने के लिए भी और सामान ढोने के लिए भी। लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है माल ढुलाई, यानी फ्रेट ट्रैफिक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। क्यों, क्या दिक्कत है? आज की तारीख में देखें तो देश का ज्यादातर माल सड़कों से, ट्रकों से जाता है, जबकि रेलवे माल ढुलाई के लिए ज्यादा सस्ता, ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन फिर भी व्यापारी या कंपनियां रेलवे को क्यों नहीं चुनती? हाँ, क्यों? इसके कई कारण हैं। एक बड़ा कारण है रेलवे का माल भाड़ा बहुत ज्यादा होना, और ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि यात्री किराया जानबूझकर कम रखा जाता है, सब्सिडी दी जाती है। इस घाटे की भरपाई करने के लिए रेलवे माल भाड़े को बढ़ा देता है। इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। अच्छा, यात्रियों की किराए की भरपाई माल ढुलाई से। बिल्कुल, इससे माल ढुलाई महंगी हो जाती है और सड़कें ज्यादा आकर्षक लगने लगती हैं। इसके अलावा रेलवे में माल चढ़ाने उतारने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, उसमें समय ज्यादा लगता है, कई बार हैंडलिंग पॉइंट्स पर दिक्कतें आती हैं। और क्या मुद्दे हैं? एक और चीज है रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो। ये बताता है कि रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। ये अनुपात काफी समय तक बहुत ऊंचा रहा है, करीब 95-98%। मतलब 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए खर्च हो गए। ये कम दक्षता की ओर इशारा करता है। हालांकि हाल के सालों में इसमें कुछ सुधार की कोशिशें हुई हैं। क्या सुधार हो रहे हैं? बुलेट ट्रेन की भी बात होती है। हाँ, कई सुधार हो रहे हैं। एक बड़ा कदम था रेलवे बजट को आम बजट में मिला देना। इससे रेलवे को फंड मिलने और योजना बनाने में थोड़ी आसानी हुई है। निजी क्षेत्र को भी अब ट्रेनें चलाने की अनुमति दी जा रही है ताकि निवेश बढ़े और सेवाएं बेहतर हों। और बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके फायदे गिनाए जाते हैं कि नई तकनीक आएगी, यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा, सड़कों पर भीड़ कम होगी। लेकिन इसकी भारी लागत, जमीन अधिग्रहण की चुनौतियां और क्या आम आदमी इसका किराया दे पाएगा, इन सब पर चिंताएं भी हैं और बहस भी जारी है। कोई लंबी अवधि की योजना है? हाँ, एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में बनाई गई है।
इसका लक्ष्य है कि 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% तक ले जाना, जो अभी 27% के आसपास है। साथ ही 2030 तक रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाना और भविष्य की मांग को देखते हुए पहले से ही क्षमता तैयार करना। ये तो बड़े लक्ष्य हैं। चलिए रेलवे से सड़कों पर आते हैं। यहाँ भी कुछ वैसी ही समस्याएं हैं क्या, जैसे भूमि अधिग्रहण और ये लॉजिस्टिक्स लागत कम करना क्यों इतना जरूरी है? हाँ, सड़कों के विकास में भी भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ा रोड़ा है। प्रोजेक्ट्स में देरी का ये एक मुख्य कारण है। भारत में एक और बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत। लॉजिस्टिक्स लागत मतलब सामान को बनाने की जगह से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने में जो पूरा खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग वगैरह। भारत में ये लागत हमारी जीडीपी का करीब 13-14% है, जबकि जो विकसित देश हैं या हमारे प्रतिस्पर्धी देश हैं, वहां ये 8-10% के आसपास होती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये ऊंची लागत हमारे सामान को, चाहे वो देश में बिके या विदेश में, महंगा बना देती है। इससे हमारी एक्सपोर्ट करने की क्षमता कम होती है, हमारी फैक्ट्रियां उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाती। तो इस लागत को कम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या हो रहा है? सरकार भारतमाला परियोजना चला रही है, जिसके तहत हजारों किलोमीटर नए हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। खासकर बॉर्डर एरिया, पोर्ट कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर ध्यान है। फास्टैग के आने से टोल प्लाजा पर गाड़ियों का रुकना कम हुआ है, समय और ईंधन बचा है। और वो हैम मॉडल? हाँ, हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल ने सड़कों के निर्माण में अटकी हुई परियोजनाओं को फिर से गति देने में मदद की है। सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा भी दिया है। उससे क्या फायदा? इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से इस सेक्टर को बैंकों से लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलना आसान हो जाता है। एक नया लॉजिस्टिक्स डिवीजन भी बनाया गया है ताकि पूरे सेक्टर का विकास हो सके। और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए भूमि राशि नाम का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। काफी कुछ हो रहा है सड़कों पर। अब तटों की ओर चलते हैं। बंदरगाह पोर्ट्स नोट्स में टर्न अराउंड टाइम कम करने और सागरमाला परियोजना का जिक्र है। इनका क्या महत्व है? बंदरगाह किसी भी देश के व्यापार के लिए, खासकर विदेशी व्यापार के लिए, गेटवे की तरह होते हैं। भारत के पास बहुत लंबी तटरेखा है और कई बंदरगाह भी हैं। 12 तो प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के अधीन हैं और 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह राज्यों के अधीन हैं। करीब 95% विदेशी व्यापार वॉल्यूम के हिसाब से इन्हीं बंदरगाहों से होता है। तो यहाँ क्या चुनौती है? सबसे बड़ी चुनौती है हमारी दक्षता, हमारी एफिशिएंसी, खासकर टर्न अराउंड टाइम का ज्यादा होना। ये क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम मतलब वो औसत समय जो एक जहाज को बंदरगाह पर आने, अपना माल उतारने या लादने और वापस जाने में लगता है। भारत के बंदरगाहों पर यह समय करीब 2 से सवा 2 दिन है, जबकि सिंगापुर, शंघाई जैसे जो दुनिया के सबसे कुशल बंदरगाह हैं, वहां ये 1 दिन से भी कम है। तो इस देरी से क्या होता है? इस देरी से हमारी पूरी सप्लाई चेन धीमी हो जाती है, जहाज़ों को ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, उनका खर्चा बढ़ता है और अंततः सामान महंगा हो जाता है। इसके अलावा बंदरगाहों तक पहुंचने वाली सड़कें और रेल लाइनें भी कई बार पर्याप्त नहीं होती। पोर्ट कनेक्टिविटी, बंदरगाहों पर माल उतारने चढ़ाने की मशीनरी पुरानी हो सकती है, कस्टम क्लियरेंस में भी समय लगता है। इसके लिए क्या योजना है? सागरमाला हाँ, सागरमाला परियोजना इसी समस्या का एक व्यापक हल निकालने की कोशिश है। इसके कई हिस्से हैं। पहला, मौजूदा बंदरगाहों को आधुनिक बनाना, उनकी क्षमता बढ़ाना। दूसरा, बंदरगाहों को अंदरूनी इलाकों से बेहतर तरीके से जोड़ना, नई रेल लाइनें, सड़कें और अंतर्देशीय जलमार्ग बनाना। और तीसरा, बंदरगाहों के आसपास ही औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि ट्रांसपोर्ट लागत कम हो। और चौथा, तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों का विकास करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। लक्ष्य यही है कि लॉजिस्टिक्स लागत कम हो, निर्यात बढ़े और व्यापार आसान हो। अंतर्देशीय जलमार्गों को भी विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 100 से ज्यादा नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये परिवहन का बहुत सस्ता और पर्यावरण अनुकूल तरीका हो सकता है, हालांकि इसमें भी गाद निकालने जैसी चुनौतियां हैं। समझ गई। और आखिर में हवाई अड्डे। हवाई यात्रा पहले से काफी बड़ी है। उड़ान योजना से छोटे शहरों तक भी फ्लाइट्स जा रही हैं। लेकिन क्या यहाँ भी चुनौतियां हैं? नोट्स में एमआरओ हब बनने की बात क्या है? हाँ, हवाई यात्रा निश्चित रूप से बढ़ी है और उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ। टियर 2, टियर 3 शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिली है और किराए भी सब्सिडाइज रखे गए हैं। 100 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य भी है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हवाई जहाज की ईंधन यानी एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की ऊंची कीमत। इस पर केंद्र और राज्य दोनों भारी टैक्स लगाते हैं।
ये एयरलाइन की कुल लागत का लगभग आधा हिस्सा होता है। इससे हवाई टिकट महंगे हो जाते हैं। अच्छा। दूसरा, अभी भी कई छोटे शहरों तक कनेक्टिविटी नहीं है, या है भी तो फ्लाइट्स बहुत कम है। हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ भी एक मुद्दा है। और एक बड़ा अवसर जो अभी तक पूरी तरह भुनाया नहीं गया है, वो है एमआरओ का। एमआरओ? एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। हवाई जहाज़ों की नियमित सर्विसिंग, मरम्मत, पुर्जे बदलना, ये सब। अभी ज़्यादातर भारतीय एयरलाइनों को अपने विमानों की बड़ी मरम्मत या ओवरहॉल के लिए उन्हें सिंगापुर, दुबई या यूरोप भेजना पड़ता है। इसमें बहुत पैसा और समय खर्च होता है, विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। तो भारत खुद ये क्यों नहीं कर सकता? भारत बिल्कुल कर सकता है। हमारे पास इंजीनियर हैं, जगह है। अगर हम भारत को ही एक बड़ा एमआरओ हब बना सकें, तो न केवल हमारी एयरलाइनों का पैसा बचेगा, बल्कि हम विदेशी एयरलाइनों को भी आकर्षित कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है। टैक्स कम किए हैं, नियम आसान किए हैं। इसके अलावा हवाई अड्डों के विकास में पीपीपी मॉडल का काफी इस्तेमाल हो रहा है और एफडीआई के नियम भी काफी उदार हैं। तो हमने आज काफी कुछ कवर किया। विदेशी पैसा कैसे आता है, एफडीआई, एफपीआई, फिर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खास इलाके, एसईजेड, निम्स, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए साझेदारी, पीपीपी मॉडल, और फिर भारत के विशाल बुनियादी ढांचे के अलग अलग हिस्से, बिजली, रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, और उनकी अपनी अपनी चुनौतियां और समाधान। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इन सब में एक बात जो लगातार दिखती है, वो है एक निरंतर संतुलन साधने की कोशिश। विकास की रफ्तार तेज करनी है, लेकिन वो समावेशी भी हो, मतलब उसका फायदा सब तक पहुंचे। निजी क्षेत्र की कुशलता का लाभ उठाना है, लेकिन सार्वजनिक हितों की रक्षा भी करनी है। विदेशी पूंजी की जरूरत है, लेकिन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भी सामने रखना है। हाँ, ये संतुलन साधना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। नीतियां बनती हैं, योजनाएं शुरू होती हैं, कुछ बहुत सफल होती हैं, कुछ में उम्मीद से कम नतीजा मिलता है, कुछ में नई चुनौतियां सामने आ जाती हैं, फिर उनमें सुधार होता है, नई नीतियां आती हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चाहे वो डिस्कॉम्स का घाटा कम करना हो, या रेलवे की माल ढुलाई बढ़ानी हो, या बंदरगाहों का टर्नअराउंड टाइम घटाना हो, हर जगह आपको दक्षता, कॉस्ट और पहुंच के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। तो जाते जाते एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज जब पूरी दुनिया में और भारत में भी मेक इन इंडिया और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत, लचीला बनाने पर इतना जोर है, तो क्या हमारे ये निवेश मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकताएं सिर्फ विदेशी पूंजी लाने तक सीमित रह सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। या फिर अब उन्हें इस तरह से ढालने की जरूरत है कि वे न केवल बाहर से पैसा लाएं, बल्कि भारत को वास्तव में एक आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक शक्ति बनाने में सीधे तौर पर मदद करें? शायद भविष्य की नीतियां इसी दिशा में और ज्यादा सोचेंगी। इस पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये आगे देखने वाली बात होगी।